बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनोलॉजी फॉर अ नरेटिव। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने जब भी कोई नरेशन लिखनी हो, कोई ऐसे लिखना हो, उसमें हम कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। द क्रोनोलॉजिकल टेक्निक्स ऑर्गेनाइज द आइडिया इन अ पैराग्राफ इन देयर ऑर्डर ऑफ। देखें, वो कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टेक्निक्स में हम किसी भी पैराग्राफ के आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस ऑर्डर में। इन द ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस इन टाइम, कि हम टाइम के अकॉर्डिंग जो है, टाइम की अपेयरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी पैराग्राफ के आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। द टेक्निक गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डेट एंड टाइम वाइल ऑर्गेनाइजिंग द सेंटेंस। हमने जब भी ये टेक्निक हमें हेल्प करती है कि हमने जब भी किसी भी सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करना है, हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी टाइम को और उसकी डेट को। वी कैन अरेंज द सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट टू द मोस्ट रिसेंट इवेंट और वाइस वर्सा एंड अकॉर्डिंग द ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं कि हम कैसे अरेंज करते हैं सेंटेंस को। या तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट से, कि जो इवेंट जो है वो बहुत पहले हो चुका था, और द मोस्ट रिसेंट इवेंट से, या फिर वो ऐसा इवेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है, और वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्ट। एंड अकॉर्डिंगली, और इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू डिस्क्राइबिंग यूर अचीवमेंट्स इन, जब भी हम सीवी लिखते हैं, हम उसमें या इंटरव्यू के अंदर अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं अचीवमेंट्स को, हम स्टार्ट करते हैं वही फॉलो, हम उसमें फॉलो करते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। कैसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे लास्ट अचीवमेंट्स को फर्स्ट, दस मूविंग बैक इन टाइम। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं, अगर हमने रिसेंटली बीएस की डिग्री ली है, बीएससी की या एमएससी की, या हमने एमफिल किया, तो सबसे पहले हम सीवी में एमएस की या एमफिल की डिग्री को लिखते हैं। दैन उसके बाद हम बीएससी या एमएससी को, दैन उसके बाद हम लिखते हैं कि एफएससी को, उसके बाद मैट्रिक को। तो इस तरह हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं जब भी हम सीवी लिखते हैं, या जब भी हम इंटरव्यू के लिए जो है अपने डिग्रीज को डिस्क्राइब करते हैं। दिस मेथड इज मोस्टली यूज टू डेवलप पैराग्राफ टू दैट रिलेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द मिड 19th सेंचुरी, वो कहते हैं 19th सेंचुरी के मिड में, पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट आर मोस्ट फूड ऑनली इन सीजन। कि वो कहती हैं कि 19th सेंचुरी के मिड में लोग ज़्यादातर वही फूड खाते थे जिसको वो उस सीज़न में वो जो उनको मिलता था। ड्राइंग, स्मोकिंग एंड साल्टिंग कुड प्रिजर्व मीट फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो कहते हैं फूड को सुखाना, या उसको थोड़ी देर के लिए उसको स्मोक जो है इसको हम धुएं पे रखते थे ताकि उसके अंदर से पानी ड्राई हो जाए और वो ख़राब ना हो। एंड साल्टिंग, या उसको नमक लगा कर रखना, वो हमारे फूड को प्रिजर्व करते थे, यहाँ मीट को, फॉर कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश मीट लाइक डेट ऑफ फ्रेश मिल्क वॉज वेरी लिमिटेड। लेकिन फ्रेश मीट और फ्रेश मिल्क जो है वो बहुत लिमिटेड था। देयर वॉज नो वे टू prevent spoilage. But in the 1810, a fresh inventor named Nicholas Appert developed a cooking and sealing process of canning. वो कहते हैं लेकिन 1810 में हमारे पास कैनिंग का, फूड को जो है वो सीलिंग करने का, और हमारे पास कुकिंग करने का एक जो है वो मेथड आ गया। एंड इन द 1850s एन अमेरिकन नेम्ड गेल बॉर्डन डिवेलप अ मीन्स ऑफ कंडेंसिंग एंड प्रिजर्विंग द मिल्क। उसने फूड को कंडेंस और प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। कैन गुड्स एंड कंडेंस मिल्क बिकेम मोर कॉमन ड्यूरिंग द 1860। तो 1860 तक फूड को प्रिजर्व करना, कैन में, और चीज़ों को स्टोर करना का मेथड बहुत ही कॉमन हो गया। बट सप्लाईज रिमेन लो बिकॉज कैन्स हैड टू बी मेड बाय हैंड्स। वो कहते हैं क्योंकि अभी ये मेथड इतना जो है वो डिवेलप नहीं हुआ था, क्योंकि हम कैंस को जो है वो इतनी सप्लाई उनकी कम थी, क्योंकि हम कैंस को हाथों से बनाते थे। बट 1880 में इन्वेंटर्स हैड फैशन स्टैम्पिंग एंड सोल्डिंग मशीन्स डेट मैस प्रोड्यूस्ड कैंस फॉर टिन प्लेट। लेकिन बाद में 1880s तक जो है वो टिन प्लेटेड कैंस हमारे पास आ गए। सडनली ऑल काइंड ऑफ फूड कुड बी प्रिजर्व्ड एंड ब्रॉट एट ऑल द टाइम्स ऑफ द ईयर। और अब वो टाइम आ गया कि हम हर किसी भी किस्म के फूड को कैंस में स्टोर और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें भी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा। इसको में हमने स्टार्ट से एंड तक गए हैं, कि हमने स्टार्टिंग की पहले डेट देखी कि स्टार्ट में फूड को प्रिजर्व करने का मेथड नहीं था, ड्राइंग, साल्टिंग वगैरह के जो मेथड हैं ये अभी इतने
डेवलप नहीं थे कि फूड को इतनी देर थोड़े ही टाइम के लिए, इन शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर कर सकते थे। लॉन्ग टाइम के लिए हम फूड को स्टोर नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया डिफरेंट मेथड्स आते गए और आज हमारे पास एक वेल डिवेलप्ड मेथड है जो कौन सा है, कैनिंग का, टिन प्लेटिंग का। कि टिन प्लेटिंग के थ्रू जो कैंस हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा फूड जो है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखें, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब हम इंफॉर्मेशन का ऑर्डर देखेंगे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। द इंडक्टिव मेथड ऑफ डिवेलपिंग अ पैराग्राफ purpose a sequence in which the sentence move from specific to general idea। इंडक्टिव मेथड जो है वो डेवलप करता है पैराग्राफ के पर्पस को एक कैसे सीक्वेंस में जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल सपोर्टिंग आइडियाज अपेयर वन बाय वन एंड इन द एंड दे अल्टीमेटली लीड टू द जनरल स्टेटमेंट कंटेनिंग द कोर आइडिया। कोर आइडिया मीन्स मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर पूरे पैराग्राफ का क्या हो, मेन थीम हो, मेन आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप देखें, अ पैराग्राफ डिवेलप बाय इंडक्टिव टेक्निक कंटेन द टॉपिक सेंटेंस एट द एंड। अब इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें जो टॉपिक सेंटेंस है, जो मेन आइडिया है, वो पैराग्राफ के सबसे लास्ट में है। When some new machinery is being designed in an industry, जब किसी भी इंडस्ट्री में एक न्यू मशीन डिज़ाइन होती है, a safety engineer attempt to eliminate any dangerous projecting parts that might someone harmful। तो वो इंजीनियर क्या करते हैं, उसके अंदर से उन सारे पार्ट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो कि उसके ऑपरेटर के लिए हार्मफुल होंगे। He or she tries to conceal the moving parts of machine to minimize the chance of accidental contact with the operator। के जितने भी वो मशीन को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जितने भी कट ऑफ स्विचेस हैं वो ऑपरेटर के पहुंच के करीब होने चाहिए। Thus safety engineers can offer help at the design stage by proposing improvements that can reduce the risk of accident। वो कहते हैं कि जो सेफ्टी इंजीनियर्स हैं ये क्या करते हैं, ऑफर करते हैं हेल्प किसको, डिज़ाइन स्टेज पे ही, बाय प्रपोजिंग इंप्रूवमेंट्स मिला के डेट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो आपको अंडरलाइन लाइन नज़र आ रही है, ये क्या थी, इसका मेन आइडिया था इस पूरे पैराग्राफ का। कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंजीनियर्स हैं वो इस तरह मशीन को डिज़ाइन करते हैं कि उसके ऑपरेटर को कम से कम नुकसान हो, कट ऑफ स्विचेस जो हैं वो ऑपरेटर की पहुँच के करीब होने चाहिए। तो इसमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो कहाँ पे था, सबसे लास्ट। अब नेक्स्ट देखें, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखें, डिडक्टिव मेथड इज जस्ट द रिवर्स। अब जो ये क्या था, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड जो है वो रिवर्स है किसके, इंडक्टिव मेथड के। इसमें जो कोर आइडिया है, जो मेन आइडिया है, वो पैराग्राफ के या सेंटेंस के स्टार्ट में ही, जो फर्स्ट सेंटेंस है वही उस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा, उसका मेन आइडिया होगा। एग्जाम्पल देखें, टॉक्सिक डोजेज हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इफेक्ट्स। वो कहते हैं अगर आप टॉक्सिक डोज लोगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होगा। द ड्रग स्ट्राइक्स द cardiovascular system, heart and blood vessel, typically causing rapid heartbeat and sometimes irregular heart rhythm. In the gastrointestinal digestive system, it might produce cramping, vomiting and diarrhea. The central nervous system responds with agitation, irritability। अब देखिए इसमें बहुत सारी डिजीज़ बताई गई हैं कि अगर आप ड्रग्स हैवी डोज लोगे वो किस किस आपके कौन कौन से सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करेंगी, आपका कौन कौन सा सिस्टम जो है वो उससे डिस्टर्ब होगा। लेकिन इसका जो मेन आइडिया था, जो मेन लाइन थी, वो पैराग्राफ के स्टार्ट में ही बता दी गई कि अगर आप टॉक्सिक डोज लोगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपकी हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट। वो कहते हैं बिसाइड द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ डिस्कस्ड अबव। जो हमने कंट्रास्ट और कंपैरिजन पैराग्राफ डिस्कस किए हैं, देयर इज अनदर टाइप ऑफ पैराग्राफ नोन एज कंपैरिजन कंट्रास्ट पैराग्राफ। अब हम कंपैरिजन कंट्रास्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ देखें, डिस्पाइट द सिमिलरिटीज दैट अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन ब्रेन हैव, दे डू डिफर इन मैनी एस्पेक्ट्स। अब देखिए, ऑल्दो हम कहते हैं कि कंप्यूटर में और ह्यूमन के ब्रेन में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये डिफर करते हैं। एग्जांपल, दोनों में मेमोरी भी है जो कि ग्रो करती है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी ग्रो करती है अगर हम उसमें चिप्स ऐड करें, और लेकिन ह्यूमन की मेमोरी जो ब्रेन में वो ग्रो करती है बाय स्ट्रॉन्गर सिनेप्टिक कंडीशन से। दो बोथ कैन अडेप्ट एंड लर्न इन, it is much easier and faster for the brain to learn new things. Nevertheless, the computer can do many complex tasks at the same time। कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म करता है, which is difficult for brain, जो कि ब्रेन के लिए डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, try counting backward and multiplying two numbers at the same time।
हाउएवर द ब्रेन भी जो है बहुत सारे मल्टीटास्क परफॉर्म करता है एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को एंड एट द सेम रेट पे ये परफॉर्म करता है मेंटल टास्क को। बोथ नीड एनर्जी, दोनों को एनर्जी की क्या होती है ज़रूरत। फॉर एग्जांपल जो ब्रेन है उसकी नीड्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, शुगर, वाइल जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फूड क्या है, वो क्या खाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टू कीप वर्किंग, काम को करने के लिए। नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम सोल्यूशन पैटर्न, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। अब इसमें हम प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग मोर कॉर्निया फॉर द ब्लाइंड इज डिफिकल्ट चॉइस। अब वो कहते हैं बहुत सारे जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं, उनके लिए कॉर्निया ढूंढना एक डिफिकल्ट चॉइस है। अब इस प्रॉब्लम की दो सोल्यूशन हैं, या तो आप इम्पोज कर दें। इसका फर्स्ट आंसर क्या है कि आप कंपलसरी जो है वो आई डोनेशन जो रूल है उसको इम्पोज करें डाइंग पेशेंट्स को, कि जब कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में मर रहा होगा तो हम उसका जो कॉर्निया है वो डोनेट कर देगा। अदर रीज़न क्या है, एजुकेट करें, आप लोगों को इस तरह एजुकेट करें, उनकी आप काउंसलिंग करें कि अगर किसी की वॉलंटरी पोस्ट डेथ हो गई है तो वो अपनी आइज़ को क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब नेक्स्ट देखें कॉज एंड इफेक्ट। अब हम किसी भी चीज़ का कॉज और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एन एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ एग्जामिन अ सब्जेक्ट बाय इवेलुएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। कि हम किसी भी चीज़ का जो कॉज है या उसका जो इफेक्ट है कि इस चीज़ का इफेक्ट ये है तो उसका कॉज क्या है, किस वजह से ये चीज़ हुई, विच इज़ डन बाय वेटिंग एविडेंस एंड पॉसिबल कैजुअल लिंकेज। हम एविडेंस है या फिर उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के लिंक के थ्रू हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें अ पैराग्राफ कंसीडर द लिंक अमंग कैंसर, पॉवर्टी एंड स्ट्रेस। अब हम कैंसर का, पॉवर्टी, गुर्बत का और स्ट्रेस का आपस में रिलेशन देखते हैं। वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जो सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, डैट इज कैंसर कैन बी फाउंड इन द हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। अब देखें कैंसर हो रहा है किस वजह से, स्ट्रेस से। अब स्ट्रेस किससे एसोसिएट कर रहा है, विद पॉवर्टी से, कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लोगों में, जो कैंसर है बहुत ज़्यादा लोगों में वो किस वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस किसकी वजह से आती है, पॉवर्टी। स्टडीज हैव फाउंड दैट स्ट्रेस कैन डैम्पन द इम्यून सिस्टम, द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, एंड एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स हैव शोन दैट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कैन इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स। कि जो स्ट्रेस है वो बहुत सारे ट्यूमर्स की जो वैरायटी है उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। जैसे हमें अब लिंक का पता चल गया कि क्या लिंक है पॉवर्टी में, स्ट्रेस में और कैंसर में, लेकिन ह्यूमन में ये प्रूव नहीं हो सका। लेकिन स्टडीज़ के थ्रू हमने इसका लिंक जो है वो, स्टडीज़ ने इसका जो लिंक जो है उसको उससे शो किया कि क्या स्ट्रेस में और जो अदर इलनेस हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हमने स्टडीज़ के थ्रू डिस्कस किया, जैसे कि अगर हम बहुत सारा स्ट्रेस लें तो हमारे हार्मोनल चेंज भी आते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह स्ट्रेस का और पॉवर्टी का और कैंसर का आपस में हमने रिलेशन पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू, कि इसके कॉजेज क्या हैं और इसका इफेक्ट क्या था। कॉज क्या था, पॉवर्टी और स्ट्रेस, और इसका इफेक्ट क्या आया, कैंसर। तो होप्स हो कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी कि सबसे पहले हमने इसमें क्या डिस्कस किया था। हमने इसमें देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर नरेटिव में, उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि हमने उसमें सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखी जिसमें हम डेट वाइज थ्रू हम जो है वो हमने देखा कि इसमें ऑर्डर किस तरह हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है वो फूड जो है उसको प्रिजर्व करने की हमने मेथड देखे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेथड कैसे डेवलप होते गए। नेक्स्ट हमने इसमें ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन देखा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। नेक्स्ट हमने देखा जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई कॉज है उसका इफेक्ट क्या होगा। देन उस पर हमने डिस्कस किया किसी भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या होगा। उसके बाद हमने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को डिस्कस किया कि किस तरह हम दो चीज़ों का कंपैरिजन और उनमें कंट्रास्ट क्या है, किस तरह वो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कौन कौन सी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो होप सो आपको आज मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है, इंग्लिश में, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन में असाइनमेंट आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी।